जय हिंद साथियों, जो हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है तो उसमें आज हम ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले लिखा है कि ये एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। सीधी बात है भाई, जो साउंड वेव है वो क्या है, एक प्रकार की एनर्जी ही तो है। भाई मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, फिर तुम्हारे मोबाइल के स्पीकर से तुम्हारे कान तक आ जा रही है, तो कहीं ना कहीं क्या एनर्जी होगी, तभी तो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। और बीच में क्या है, माध्यम है। और किस प्रकार पहुंचती है, तो भैया इसमें क्या होता है, कंपन के कारण। किसके कारण उत्पन्न हो रही होगी, कंपन के कारण। संपीड़न और विलयन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो होता है, उसी के कारण क्या होती है, ये गति करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पिच यानी तारतम्य की। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इसी के कारण आवाज पतली या मोटी होती है। इसी के कारण आवाज पतली या मोटी होती है। जैसे कि बात करें पिच, देखो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो पिच ज़्यादा होगी, और पिच ज़्यादा होगी तो आवाज़ क्या होगी, पतली होगी। जैसे कि फीमेल लोगों की होती है, कितनी पतली आवाज़ होती है, और उसमें कचर 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 करती रहती हैं। अब वहीं बात करें कि फ्रिक्वेंसी कम तो पिच कम, आवाज़ मोटी, जो कि किसकी होती है, आदमी लोगों की होती है। वहीं अगर घर में एक बच्चा रात को अगर रोने लग जाए तो पूरा घर भर उड़ जाता, क्योंकि पैं करके जब वो रोना चालू करता ना, तो उसका जो तारतम्य, उसका जो पिच वो और ज़्यादा होता है, वो सबसे ज़्यादा होगा। तो आवाज़ क्या होगी, बहुत पतली होगी, जो कि चुभती है, इसलिए पूरा घर भर वो उठा देता है बच्चा। फिर बात करते हैं आगे लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब प्रबलता। लाउडनेस का सीधा सा मतलब किस चीज़ से, एम्पलीट्यूड से। जिसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी, और उसके पास उतनी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जो कि किसमें, मेल लोगों में होती। वहीं बात करें कि एम्पलीट्यूड कम तो जो तुम्हारी लाउडनेस है वो कम, और एनर्जी कम, जैसे कि फीमेल लोगों की आवाज़ में होती है। तो इसको इतना जो है ध्यान रखना। फिर बात करते हैं कि जो ध्वनि तरंग है उसको चलने के लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए होता है, माध्यम। बिना माध्यम के गति नहीं कर सकती। माध्यम के लिए जैसे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई भी मीडियम मिल जाए वो गति करेगी। अब क्वेश्चन क्या है, घुमा के पूछता है कि दो व्यक्ति चंद्रमा पे खड़े हुए हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, या वो बोलेगा कि एक व्यक्ति जो है चंद्रमा पे खड़े होकर इतनी तेज आवाज़ में बोलता है तो उसकी आवाज़ उसको कितनी देर बाद सुनाई देगी। तो भैया अंतरिक्ष में बोले चाहे चंद्रमा पे बोले, कभी भी साउंड वहाँ पे गति नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं है। ये चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चंद्रमा हुआ, अंतरिक्ष हुआ, इनमें क्या है, माध्यम मतलब मीडियम नहीं है ना कुछ, कि ध्वनि कैसे पहुँचेगी। भाई वो बात यहाँ आपस में आसपास खड़े होकर ही बात करेंगे ना, तो भी उनको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है। फिर कान में ध्वनि का जो प्रभाव है, यानी जैसे मान लो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो जो सुन रहे हो ना, कोई भी वर्ड में बोला, जैसे ये वर्ड बोला मैं, तो ये वर्ड तुम्हारे कान में कितनी देर तक ठहरेगा, 0.1 सेकेंड तक। अगर मान के चलो 0.1 सेकेंड में ही मैं कोई दूसरी आवाज़ आपके कान तक पहुंचाने की कोशिश करूं, तो आपको वो सुनाई नहीं देगी, तो ये चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना। फिर आगे बात करते हैं, ये जो 3 पॉइंट लिखे ना, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, और ये रेलवे में भी पूछे गए। जैसे हम सामान्य बातचीत करते हैं, जैसे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो हम क्या है, सामान्य तौर पे बातचीत कर रहे हैं ना, समझ रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, सामान्य तौर पे बातचीत कर रहे हैं एक प्रकार से। तो इसके लिए कितना डेसिबल लगता है, 45 डेसिबल। डेसिबल क्या है भैया, साउंड को मापने का क्या है, एक मात्रक है, बस सिंपल चीज़ है। वही मैं बात करूँ, एक शोर होता है, जैसे बाजार हाट में खूब थोड़ा सा सब्जी ले लो, लौकी ले लो 10 रुपया किलो, जब वो खूब सारा जो साउंड होता है ना, वो शोर जो होता है वो कितना होता है, 60 से 65 डेसिबल का होता है। ये चीज़ें ध्यान रखना, पेपर में पूछी जाती हैं। फिर वहीं बात करें, हवाई जहाज़ हुआ या जेट विमान जो होते हैं, आवाज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे हवाई जहाज़ जब गुजरता कितनी तेज़ आवाज़ करता, तो ये करता 85 डेसिबल, जो कि हम ज़्यादा देर तक सुन नहीं सकते। यानी ये क्या है, हमारे लिए हानिकारक है। 3 पॉइंट ये हो गए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखो पहली चीज़ तो इसमें से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है इस पूरे बोर्ड पे लिखा हुआ जो कि एग्जाम में ना पूछा जाए, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी इसको जो है बहुत अच्छे से समझ लेना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने अपने हिसाब से जो है इसको यहाँ पे बना दिया कि पढ़ने में जो है आसानी रहे। ठीक, देखो हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ साउंड।
तो वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो साउंड है उसकी गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वो पूछेगा ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो क्या होगा, इलास्टिसिटी बढ़ जाए तो क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो आप अगर इसको याद करते हो, ये वी का मतलब है साउंड की स्पीड, ई का मतलब इलास्टिसिटी, सब यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इलास्टिसिटी का मतलब प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता का मतलब कुछ नहीं होता, रबर होती है, रबर चोटी में बांधने वाली जो रबर होती, उसको खींचोगे तो खिंचा जाएगी, छोड़ दोगे तो वापिस अपनी जगह पे चली गई। तो ये गुण इलास्टिसिटी कहलाता है। डी मतलब डेंसिटी यानी घनत्व, एच मतलब ह्यूमिडिटी आर्द्रता, और टी मतलब टेम्परेचर। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है। इससे सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा। पहले तो यही सीधा सीधा समझो, पहले तो यही सीधा सीधा समझो कि कभी भी बोले कि किसी वस्तु की इलास्टिसिटी अगर बढ़ा दी जाए तो साउंड क्या होगा, भैया बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी बढ़ा दें तो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा दें तो बढ़ेगा। लेकिन डेंसिटी के साथ क्या होगा, अपोजिट होगा। ध्यान रखना, डेंसिटी के साथ क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी आप बढ़ा रहे हो तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। ठीक है मास्टर जी, ये तो ठीक है, तुम सही बोले कि अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वेग यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। ये तो हमने समझ लिया। लेकिन यहाँ पे एक लिस्ट भी लगी हुई है जिसमें क्या है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति बताई गई है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि हवा में तो 331 से 0 डिग्री सेल्सियस पे मीटर पर सेकंड, और नॉर्मली जो है 346 मीटर पर सेकंड ये दिख रहा है हमको। ये तो हवा की हो गई। अब ऐसा है कि ऊपर हम देख रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। तो कहने का मतलब, अभी तो आपने बोला कि डेंसिटी बढ़ेगी तो जो वेलोसिटी वो कम होगी। अब देखा जाए तो ये द्रव है, यानी कि इससे यहाँ पे डेंसिटी बढ़ी, फिर डेंसिटी और बढ़ते जा रही है। तो डेंसिटी बढ़ रही है तो ये गति क्यों बढ़ रही है फिर? तो भाई मेरे ऐसा है कि यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ ये आपको पता होगा, चाहे लोहा हो, चाहे स्टील हो, चाहे तुम्हारा एल्यूमिनियम हो, चाहे निकेल हो, इनकी प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है? इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी ज़्यादा है पर डेंसिटी, मतलब डेंसिटी की अपेक्षा जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा है, इसीलिए इनकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये चीज़ को ध्यान रखना। देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी। पर अगर मैं ठोस में बात करूं, द्रव में बात करूं, तो उसमें होता क्या है, इनकी गति ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा आ रही है। क्या ज़्यादा आ रही है? इलास्टिसिटी। ये चीज़ को ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, ये पूरे के पूरे याद कर लेना, ऐसे कैसे दिमाग में बैठा लेना। ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, उसमें है ना सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। वो जो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, 2-2, 3-3 लाइन में लिख के देगा, एक इसकी गति लिख देगा, फिर ऐसा निकल की गति लिख के देगा, और पता चल रहा है इस गति की जगह कोई दूसरी गति डाल दी, वो सही है गलत है ये पूछता रहता है। एक नहीं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन इकट्ठे पूछे भी गए हैं। तो इसलिए ये जो तालिका बनी हुई है छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसको याद कर लेना और बहुत अच्छे से कर लेना। वो पूछता है नमकीन जल में जो साउंड है उसकी गति कितनी होती है, तो 1530 या 1531। तो ये सब याद रखना। सबसे ज़्यादा किसमें होती है? एल्यूमिनियम में। कितनी होती है? 6320 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये तो इतना क्लियर हो गया, और मैंने शायद ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई है तो वो चीज़ भी पूरी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे समझो धातुओं की इलास्टिसिटी, यहीं पे वही बात हो रही है कि धातुओं की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए वेलोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि जो नम वायु है ना, नम वायु का मतलब जिसमें क्या हो, जैसे पानी गिर रहा है, पानी गिरना मतलब नम वायु है। तो नम वायु जो होती है उसमें वेलोसिटी कैसी होती है? तो उसमें क्या होती है? वेलोसिटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? उसके पीछे रीज़न समझना। जैसे अब कभी नोटिस करना, क्या नोटिस करना, रेलवे का जो इंजन होता है ना, अधिकतर आपने देखा होगा अपने घर के आसपास में उसी की आवाज़ ज़्यादा आती है, और बारिश के दिनों में एकदम क्लियर साउंड आएगा आपको सुनाई। वहीं गर्मी और ठंडी, मतलब ठंडी में तो काफ़ी कम आएगा, गर्मी में फिर भी तेज़ आएगा, लेकिन सबसे तेज़ किस में आएगा? बारिश के दिन में। वो क्यों आता है? क्योंकि बारिश के दिन में वायु हो गई नम, और नम वायु की डेंसिटी हो जाती है कम। नम वायु की डेंसिटी कम, डेंसिटी कम का मतलब वेलोसिटी क्या? ज़्यादा। फिर वहीं बात करें, और देखो ये अगर डेंसिटी कम है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी का मतलब नम वायु। शुष्क वायु में ह्यूमिडिटी कम होगी तो जो डेंसिटी वो ज़्यादा होगी, वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे कम होगी। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ कोई दो मौसम कंपैरिजन की, कैसे? ठंडी और गर्मी की,
तो ठंडी और गर्मी में जो वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो कौन से मौसम में होगी, तो वो होगी भैया मेरे गर्मी में, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। हर चीज़ का प्रभाव, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, एक एक चीज़ को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से समझना। ये लिख दिया मैंने, बारिश के दिनों में ट्रेन के इंजन की जो आवाज़ है वो ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी, क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा, डेंसिटी कम, डेंसिटी कम का मतलब वेलोसिटी ज़्यादा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठंडी व गर्मी के दिनों की अगर बात करें तो तेज आवाज़ गर्मी के दिनों में आएगी। क्यों गर्मी के दिनों में तेज आवाज़ आएगी? क्योंकि भैया टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो मेरे हिसाब से मैंने इसमें जो है सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, ये बढ़िया से मैंने समझा दिया, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। फिर आगे हम समझते हैं कि इंफ्रासोनिक, ऑडिएबल और अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव होती है उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं और उनकी क्या रेंज होती है। तो देखो, जो इंफ्रासोनिक होती है उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से नीचे, यानी 20 हर्ट्ज से कम का जो साउंड होगा वो क्या होगा, इंफ्रासोनिक होगा। वहीं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो रेंज होगी उसमें आएगा ऑडिएबल साउंड, जो कि हम सुन पाते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, वो वाला साउंड। फिर बात करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड की, तो ये होता है 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर का, जो कि हम सुन नहीं पाते। अब समझना, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखे हुए हैं भूकंप पे, तो भूकंप का जो साउंड है वो हम नहीं सुन पाते, तो वो किस में आएगा, इंफ्रासोनिक में आएगा। डायनासोर, हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, व्हेल, ऑक्टोपस, कटलफिश और कबूतर, ये लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, तो वो इसी इंफ्रासोनिक वेव के थ्रू ही करते हैं, जो कि हमें समझ में नहीं आता या हमें सुनाई नहीं देता। यानी एक हाथी दूसरे हाथी से कम्युनिकेट कर लेगा, कैसे कर लेगा, तो इंफ्रासोनिक साउंड वेव के जरिए, वो हमको सुनाई नहीं देगी। तो इसमें इनके नाम ध्यान रखना। फिर आगे बात करते हैं ऑडिएबल। तो देखो, ऑडिएबल में कुत्ते को बोलते हैं तू 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 आ जाता है, गाय को बुलाते हैं आ जाती है, बिल्ली है, डॉल्फिन है, डॉल्फिन को तो देखा होगा, वो सबसे समझदार जीव मानते हैं, और उसको जो है कहीं बॉल उचकाती है, वो कहीं मतलब जंप करना, उसको मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर लिया जाता है उससे। फिर उसके बाद में जैसे कुत्ता, घोड़ा, वो मानव तो है ही है, तो ये सब जो हैं, चमगादड़ भी ध्यान रखना है इसमें, तो इनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और करते ही हैं। बाकी चमगादड़ के साथ तो कभी देखा नहीं, पर फिलहाल ये आएगा किसमें, ऑडिएबल में ही आएगा, इसको ध्यान रखना, किसमें आएगा, ऑडिएबल में। क्योंकि देखो सीधी बात है, ये कम्युनिकेट करने के लिए जो है, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, एक हाथी दूसरे हाथी से कम्युनिकेट करने के लिए जो है इसका यूज कर रहा है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हम इस ये रेंज से ये रेंज के बीच में सुनने वाली बात हो रही, तो वो ये भी तो सुन लेते हैं ना भाई। कुत्ता जो है, या जैसे मान के चलो मैं बोलूँ किसको, यहाँ पे ले लेता हूँ हाथी, तो हाथी इससे कम का सुन रहा है, हाथी इससे कम का सुन रहा है, और वो ये भी सुन ही लेगा, सुन ही रहा ना, वो तो सुनता ही है। तो बस ये चीज़ है। फिर बात करते हैं किसकी, पराश्रव्य की, यानी अल्ट्रासोनिक की। तो अल्ट्रासोनिक 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की है। मच्छर है, कुत्ता जो होता है इसको सुन लेता है, अब इसको भी सुनता है और इसको भी सुन लेता है, मतलब ये ज़्यादा रेंज को भी पकड़ लेता है। बिल्ली है, चमगादड़ यूज़ करती, वैसी जाती, उसकी आंख तो वैसे भी काम उतनी देती नहीं है, जाएगी ऐसी टकराने वाली रहेगी तो वो एक आवाज़ निकालती है और टकरा के वापस आई खट से मुड़ जाती है। किसके कारण, पराश्रव्य ध्वनि ही निकालती है वो। उसके बाद मछली, बंदर है, डॉल्फिन है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये पराश्रव्य ध्वनियों का यूज़ भी करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे मच्छर है, मच्छर भले नहीं काट रहा, लेकिन कान के बारे में मी भी करेगा ना, तो बहुत इरिटेशन होता है बहुत। क्यों? क्योंकि बहुत बेकार टाइप का लगता है ना, वो साउंड क्या है, ज़्यादा है, वो हमारे कान उसको सुनने लायक, मतलब सुन नहीं पाते उसको, इसलिए उसको हम हटाते हैं। भले वो काट नहीं रहा, कान के पास भिनभिना रहा है, नहीं भिनभिनाने देते हैं हम, ठीक। फिर उपयोग की बात करें तो जैसे क्रैक, रेलवे ट्रैक में मान लो कोई क्रैक है, कैसे पता चलेगा, अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू पता कर सकते हैं। ईसीजी हो जाती है, सोनार का मतलब साउंड एंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग, ये चीज़ है। उसके बाद में क्लीनिंग में कर लेंगे, सोनोग्राफी करने में करते हैं, तो बस ये चीज़ है, इसको ध्यान रखना, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। फिर आगे समझ लेते हैं मेक नंबर को। मेक नंबर कुछ भी नहीं है भैया, मेक नंबर जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड बटे स्पीड ऑफ साउंड का रेशो होता है। यानी कि मान लो ये मार्कर पेन मैंने जिस स्पीड से फेंका है ना, जो स्पीड से फेंका मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई, प्लस साउंड की स्पीड कितनी है, 346 या 331 मीटर पर सेकेंड। तो जो इन दोनों का जो रेशो निकल के आएगा वही क्या कहलाएगा, मेक नंबर। जैसे मिसाइल वगैरह होती है, उनकी स्पीड जो है मेक नंबर में नापी जाती है। जैसे कि सबसोनिक मिसाइल बोले, तो सबसोनिक में क्या होता है, सबसोनिक की जो स्पीड होती है वो साउंड से क्या होती है, कम होती है। तभी देखो साउंड की मतलब जो साउंड की स्पीड है उससे कम होगी, तभी जो आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा। तो सबसोनिक की स्पीड क्या होगी, साउंड की वेव से कम होगी,
ट्रांससोनिक में क्या होता है, जितनी साउंड की स्पीड होगी उसी स्पीड से क्या है ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा, यानी मिसाइल को उतनी स्पीड से फेंका जाएगा, तो ऐसी मिसाइल को ट्रांससोनिक मिसाइल बोलेंगे। फिर आता है एक सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल जो होती है वो एक से ज़्यादा यानी कि साउंड की स्पीड से थोड़ी ज़्यादा यानी ज़्यादा स्पीड पे उसको फेंका जाता है, इसको बोलते हैं सुपरसोनिक। वहीं अगर मैं हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, यानी कि 5 में एक नंबर से भी क्या होता है ज़्यादा होता है हाइपरसोनिक। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऑब्जेक्ट स्पीड है वो साउंड से 5 गुना तक ज़्यादा होती है। तो बस इतना है, इसमें ध्यान रखना। फिर समझ लेते हैं इको यानी गूंज के बारे में। तो इसमें कुछ भी नहीं भैया, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये यहाँ से चिल्लाया और एक कोई सरफेस थी या कोई दूरी थी, यहाँ से इसकी आवाज़ गई और टकरा के उस तक वापस आई, ठीक है। हमने ये डिस्टेंस मान ली कि ये डी दूरी, ये दूरी हमें निकालना है कि कितने में गूंज वापस आ जाएगी। और हमारे कानों तक जो है कितने समय तक रहती है, 0.1 सेकेंड तक रहती है साउंड। तो अगर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वैसे अगर स्पीड की बात करें, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अब स्पीड कितनी, मान लो मैंने साउंड की स्पीड ले ली 344 मीटर पर सेकेंड, है ना। डिस्टेंस मुझे निकालना है, टाइम दिया हो 0.1 सेकेंड। अब देखो डिस्टेंस डी नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो वो डी दूरी तो गई जब तय करी और फिर डी दूरी जब वो वापस आएगी तब तय करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। 2D हो जाएगा, इसको काट लो तो 17 और 2 आ जाएगा, कटेगा तो। अब 0.1 था तो इसका इसमें गुणा होगा, तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 17.2 मीटर, यानी कि 17.2 मीटर दूरी से अगर कोई चीज़ हम जो है हम बोल रहे हैं इसकी स्पीड, मतलब ये स्पीड से, तो वो हमको सुनाई देगी। समझ में आ गया? तो ये थी गूंज, तो इसको भी क्या है ध्यान रखना। तो ठीक है भैया, इस क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।